हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस। आइए दोस्तों, आपका हम बेहद स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में जानेंगे 1857 के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो 1857 क्रांति में जो भी हुए हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलते हैं 1857 की क्रांति पर। इसमें हम वो भी जानेंगे ये क्रांति कहाँ तक, कब, कितनी सफल रही और किस हद तक ये असफल भी रही है। तो ये भी हम जानेंगे, इसके सफल होने के कारण और कहीं पर इसके सफल और असफल होने के दोनों कारणों को हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि 1857 की क्रांति 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्या राजनीतिक कारण था, या सामाजिक कारण, या फिर धार्मिक कारण, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसके जो क्रांति के शुरू होने का जो कारण है, क्रांति का जो मुख्य कारण है या प्रमुख कारण है, वो तो यही है। 1857 जो क्रांति है उसके जो कारण है वो धार्मिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है। ठीक है दोस्तों, तो जो राजनीतिक कारण भी है, इसके और भी कई कारण हैं। इसके अगर डायमेंशंस अगर हम देखें, इसके और विस्तार में देखें तो इसके और भी कारण हैं, जिसमें औपनिवेशिक नीति भी है। इसका आर्थिक कारण भी है। कौन सा है? आर्थिक कारण। ठीक है दोस्तों, आर्थिक कारण भी है, धार्मिक कारण हो चुका, सामाजिक कारण हो चुका, सैन्य कारण भी है, सैन्य कारण भी है। ठीक है ना, और प्रशासनिक कारण भी है। तात्कालिक कारण देखें, जो तात्कालिक कारण थे वो थे, यानी कि वो क्या था, जो तात्कालिक कारण था क्रांति शुरू होने का, तो वो था चर्बी युक्त कारतूस। क्या था जो तात्कालिक कारण, क्या था वो भी हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इसे हम पूर्ण तरीके से देखते हैं, इसमें क्या क्या कारण थे। ठीक है, कारण थे तात्कालिक कारण, उसे हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके सभी कारण देखते हैं। तो पहले देखते हैं इसका जो राजनीतिक कारण क्या था। राजनीतिक कारण, ठीक है ना, जो इसका राजनीतिक कारण था उसे देखते हैं। राजनीतिक कारण, ठीक है, तो इसका जो राजनीतिक कारण था वो क्या था? तो इसमें क्या हुआ, युद्ध के द्वारा, किसके? युद्ध के द्वारा बंगाल, मैसूर, मराठा जो वे थे, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, ये सभी किस में विलय हो गई? युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने इसे किस में विलय कर लिया? अपने अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है ना, यानी कि बंगाल, ठीक है, मैसूर और मराठा, वहीं अगर देखा पंजाब। ठीक है, तो इन सभी को किस में विलय कर लिया? तो इन सभी को कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। किस में? ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है ना, तो इन सब का विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने के कारण ये भी एक कारण है। ठीक है ना, इसके बाद एक जो नीति अपनाई थी वो क्या थी? लॉर्ड जो बेलेजली था, लॉर्ड लगाना तो बेकार ही है, जो बेलेजली था तो उसकी सहायक संधि, बेलेजली की सहायक संधि। ठीक है दोस्तों, जो बेलेजली की सहायक संधि है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो लॉर्ड डलहौजी है, डलहौजी की जो नीतियां हैं, क्या हैं? डलहौजी की जो नीतियां हैं, जिसमें पंजाब का विलय हुआ था, पंजाब का विलय, इसी की एक नीति है व्यापक सिद्धांत। ठीक है ना, इसी नीति के तहत इसने झांसी की रानी ने झांसी की जो रानी थी उन्होंने क्रांति में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। उन्होंने इस क्रांति को कहीं हद तक सफल भी बनाया था, परंतु क्या करें। तो और जो झांसी की रानी थी, ठीक है, उनका जो साम्राज्य था झांसी, वो भी इसी में आ गया। ठीक है, और अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। जो अवध है, अवध पर
कुशासन का आरोप, ठीक है ना। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, तो ये भी इसका ही कारण था, ठीक है ना। तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी तो फिर नाना साहब इस आंदोलन को कूद पड़े। वहीं 1852 में इनामी आयोग की सिफारिश पर 2000 जांगरों की जब्ती कर ली गई, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, और भी एक राजनीतिक कारण में और भी है, जिसमें प्रशासनिक नियम के तहत अगर देखें तो यानी कि कानून की जो नस्ली सर्वोच्चता थी, किसकी, कानून की नस्लीय सर्वोच्चता, ठीक है ना, की नीति, कानून की मतलब कानून ब्रिटेन की जो नस्ली सर्वोच्चता की नीति पर बनाए जाते थे। जो कानून बनाए जाते थे वो किस पर, ब्रिटेन की जो सर्वोच्च नस्लीयता, ठीक है ना, नस्लीयता को सर्वोच्चता में रखते हुए कानून बनाए जाते थे। वेतन में नस्लीयता के आधार पर भेदभाव होने लगा। जो वेतन दिया जाता था तो उसमें भी नस्लीयता के आधार पर भारत को वेतन कम, भारत के लोगों को वेतन कम, अंग्रेजों के लोगों को ज़्यादा वेतन, ठीक है। समान प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, उसमें भी भेदभाव, ठीक है। भारतीयों को उच्च पद पर प्रदान नहीं करने की नीति थी। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। वहीं अगर हम देखें इसका जो, ये तो सामाजिक कारण, ये तो राजनीतिक कारण हो गए। तो अगर हम देखें सामाजिक कारण की बात करें, किसकी, सामाजिक कारण, ठीक है, जो सामाजिक कारण है, सामाजिक कारण कौन कौन से, ठीक है। सामाजिक कारण तो एक तो यही हो गया नस्ली भेदभाव, ठीक है, भारत के प्रति हीन दृष्टि रखना अंग्रेजों की, ठीक है, यानी कि भारत के प्रति हीन दृष्टि ये था, ठीक है। भारत की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने लगे, ये भी एक सामाजिक कारण है। जो सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप, ठीक है ना। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति का तिरस्कार करने लगे। यही कहने लगे कि हमारी अंग्रेजी शिक्षा ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है, और भारतीय संस्कृति को तुच्छ मानने लगे, ठीक है, और भारतीय संस्कृति का तिरस्कार करने लगे। और ये जो अपनी पाश्चात्य संस्कृति है, यानी कि जो उनकी पश्चिमी संस्कृति है उसका बढ़ावा, ठीक है, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसे, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा, ठीक है। और क्या हुए, एक काम उन्होंने इसमें अच्छा किया, जिसे तारीफ़ काबिल बोलना चाहिए। जो ब्रिटिश ने एक समाज सुधार किया था, यानी कि जो ब्रिटिश लोगों ने, तो उसे क्या बोलते हैं, समाज सुधार नीतियाँ थी, जैसे कि सती प्रथा 1829 में बंद होती है, ये ध्यान रखना। और सती प्रथा के बाद कन्यावध, भाई साहब कन्यावध भी होता था, कन्यावध कब बंद होता है, ये 1795 में, ठीक है। वहीं बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना। और ये सब इन्होंने चालू किए। तो इससे क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह चालू किया तो इससे ये हुआ, जो कट्टरवादी लोग थे, कट्टरपंथी लोग, कौन, कट्टरपंथी लोग, तो कट्टरपंथी लोग इसका विरोध करने लगे, कट्टरपंथी लोगों के द्वारा इसका विरोध हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो कट्टरपंथी लोगों के द्वारा इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। तो ये सामाजिक कारण थे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या थे, सामाजिक कारण। चलिए इसके बाद धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण क्या थे, तो धार्मिक कारणों में सबसे पहला काम था जो ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरियों के माध्यम से ये क्या करने लगे, यानी ईसाई मिशनरी का मतलब इनका मिशन क्या था, केवल ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, एक ये भी इनका बहुत महत्वपूर्ण मिशन था। इसके माध्यम से इन्होंने जो भारत में जबरन धर्म चेंज करने लगे, ठीक है ना, जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने लगे, ठीक है, क्या करने लगे, तो ये इन्होंने जबरन धर्मांतरण किया,
जबरन धर्मांतरण। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा एक इनका जो एक्ट आता है जो बोलते हैं 1813 का, 1813 का जो अधिनियम आता है, 1813 का जो अधिनियम है उसके माध्यम से इन्होंने धर्म प्रचार की जो अनुमति मिल जाती है। ठीक है, धर्म प्रचार का जो धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से धर्म प्रचार करने की इन्हों क्या मिल जाती है, अनुमति। ठीक है ना, धर्म प्रचार की अनुमति। ठीक है ना। चलिए, और जो भारतीय धर्म परंपराओं का तिरस्कार करने लगे, ये क्या करने लगे, भारतीय जो धर्म परंपराएं इनका सबका क्या करने लगे, तिरस्कार। ठीक है ना दोस्तों। तो इन्होंने तिरस्कार किया और इसके बाद में इन्होंने जो मंदिर मस्जिद होते हैं, ठीक है, मंदिर मस्जिदों में धार्मिक संस्थाओं पर रोक लगा दी इन्होंने। ठीक है, मंदिर मस्जिद और अन्य जो धार्मिक संस्था होती हैं उन पर इन्होंने क्या लगा दिए, कर लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए उन पर। ठीक है, विद्यालयों में अनिवार्य शिक्षा के रूप में इन्होंने एक बाइबल शिक्षा शुरू कर दी कि तुमको बाइबल पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ रही हैं। तो एक इतिहासकार है, अंग्रेजी इतिहासकार, जो जिसका नाम है मेजर एडवर्ड। क्या नाम है, मेजर एडवर्ड कहता है, क्या कहता है ये, भारत पर हमारे जो अधिकार हैं, जो भारत पर हमारे अधिकारों का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, ईसाई बनाना। ठीक है, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य क्या है, देश को ईसाई बनाना। ठीक है, इनका अंतिम उद्देश्य क्या था, इनका जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या था पता है, देश को क्या बनाना है, ईसाई। ठीक है ना दोस्तों। तो ईसाई बनाना ये इनका अंतिम उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसके बाद जो वापस अपने प्रश्न पर आते हैं, इसमें जो इसका राइट आंसर वो क्या होगा, तो वो होगा यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, 1857 में जो क्रांति का जो प्रमुख कारण क्या थे, तो राजनीतिक कारण भी हमने देख लिए, सामाजिक कारण भी देख लिए, धार्मिक कारण भी देख लिए, इसके अन्य भी कारण हैं। ठीक है ना, यानी कि जैसे कि जो राइफल में कारतूस यूज होते थे तो बताया जाता था वो कारतूस कैसे थे, तो वो थे यानी गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस थे। तो इसलिए उसका विरोध करने के उपलक्ष्य में आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि इसे क्या बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत की जो नीति है वो किसने शुरू की थी, तो दोस्तों जो व्यपगत का सिद्धांत है वो किसने शुरू किया था, क्या लॉर्ड डलहौजी या वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या कैने। ठीक है, ये लॉर्ड लगाना मेरे ख्याल से ये बेकार है। ठीक है ना, तो यानी कि डलहौजी, वेलेजली और कॉर्नवालिस। ठीक है ना, तो इनमें से राइट आंसर क्या है, तो ये था डलहौजी। ठीक है ना, तो डलहौजी ने ये शुरू की थी व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत तो दोस्तों होता क्या है, दरअसल इसमें ये होता है, जैसे ये डलहौजी क्या चाहता था पता है, तो डलहौजी चाहता था, जो डलहौजी है ये चाहता था कि जो भारत है ना, ब्रिटिश साम्राज्य, ये ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार चाहता था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का क्या चाहता था, विस्तार। तो उस समय तो ये व्यपगत जो सिद्धांत लेकर आया, तो ये इसलिए लेकर आया है कि इसके माध्यम से, यानी इसे एक प्रकार के हड़प नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प नीति। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, हड़प नीति। इसी का एक दूसरा नाम और है गोद निषेध नीति। क्या है, गोद निषेध नीति। ठीक है ना, यानी कि जैसे किसी रियासत के पास में कोई पैतृक वंश चलाने के लिए पुत्र नहीं है उनके पास में। ठीक है, जो पैतृक पुत्र नहीं है उनके पास में, तो वो क्या करते हैं, जो रियासत है, तो जो रियासत है वो क्या करते हैं, फिर एक पैतृक पुत्र लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो एक पुत्र को गोद लेते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं दत्तक पुत्र। ठीक है, का गोद लेना। ठीक है, को गोद लेना। ठीक है, तो ये नीति क्या कहती है, अगर ये वैध हो, तो जो डलहौजी है उसने क्या किया, इसको दत्तक पुत्र को ये मानता अगर जिसने दे दी तो वो तो सही है, अगर मानता नहीं देता है तो उससे क्या बोलता है, ये मतलब अपने में हड़प लेता है, उसके राज्य को क्या करता है, हड़पना। ठीक है, यानी कि दत्तक पुत्र को ये मान्यता नहीं देता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है,
तो वो है डलहौजी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? डलहौजी। अगर चाहते हैं इसे मैं डिटेल में बताऊँ तो चलिए 1 सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 क्रांति को किस नाम से और भी जाना जाता है? तो देखो, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। सिपाही विद्रोह भी था, ठीक है, क्योंकि इसमें सिपाहियों ने भी विद्रोह किया। भारतीय विद्रोह है, इसमें जनसाधारण लोगों ने भी विद्रोह किया। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह है, क्योंकि ये ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजों की सेना की जो जड़ें थी वो हिला दी थी, ठीक है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी है, सिपाही विद्रोह भी है, भारतीय विद्रोह भी है, और यानी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए मैं विद्रोह, ये व्युत्पत्ति नीति है, उसे समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया? तो देखो, अवध, झांसी और सतारा, ये तीनों हैं दोस्तों। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो रियासतें थी, यानी तीनों रियासतों को किस में मिला दिया था? तो व्यापक सिद्धांत के तहत किस में मिला लिया? ब्रिटिश शासन में, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन इनको कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ही, ठीक है, इसमें दे रखा ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका मतलब क्या है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है? इसमें दे रखा ना, तो इसका मतलब ये है व्यापक सिद्धांत। क्या है ये? व्यापक सिद्धांत, ठीक है ना दोस्तों। व्यापक सिद्धांत है ये, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये हड़प नीति है। तो इसने तीनों को, अवध को, झांसी को, सतारा को, इसने हड़प नीति के तहत अपना लिया था, ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य में। और देखते हैं 1857 की क्रांति का पहला संगठित विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर या झांसी? तो दोस्तों, ये सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से होती है, ठीक है ना। चलिए आइए फिर इनको हम डिटेल में समझते हैं। चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो यानी कि व्यापक सिद्धांत है, यानी गोद निषेध नीति है, इसे हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है दोस्तों। ये गोद निषेध नीति क्या होती है, इसे हम कैसे समझते हैं डिटेल में। तो दोस्तों हुआ यूँ कि एक जो क्या नाम उसका, लॉर्ड डलहौजी, ये शुरू कौन करता है? तो ये करता है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि इसे शुरू करने वाला कौन था? तो डलहौजी था। क्या नाम था? डलहौजी। तो डलहौजी इसे शुरू करता है। और कब? ये 1848 में मात्र 36 वर्ष की आयु में डलहौजी भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनकर भारत में आता है, ठीक है ना। ये कौन आता है? डलहौजी कब आता है? तो ये 1848 में आता है। और ये कौन बनता है? ब्रिटिश जनरल गवर्नर बनता है भारत का, ठीक है। तो इसने ये चाहता था कि भारत में क्या हो, यानी कि पूरे साम्राज्य को ब्रिटेन में मिलाना चाहता था। किसमें? ब्रिटेन साम्राज्य, यानी ब्रिटिश भारत बनाना चाहता था पूरे को, ठीक है। तो इसलिए इसने रेलवे का विकास भी किया था, ताकि आवागमन में सुनिश्चित हो सके, सुविधा हो सके, और माल को ढोया जा सके, ठीक है। दूसरी बात, कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए इसने ट्रेन का, यानी रेलवे का विकास किया था, ठीक है ना। और इसके बाद में इसने व्यापक जो सिद्धांत दिया था, कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्यवादी जो नीति विस्तार करने की जो नीति थी, वही इसका क्या है? ये व्यापक सिद्धांत है। जो व्यापक सिद्धांत है वो क्या है? इसके क्या होता है? इसमें जो पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में, कैसा? जो व्यापक सिद्धांत है, व्यापक सिद्धांत क्या बताता है? पैतृक वारिस ना हो, ठीक है ना। पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में दत्तक पुत्र को संपत्ति का अधिकार मिलता है। किसको? अगर आपके पास पैतृक पुत्र नहीं है तो आप किसी पुत्र को गोद ले लो, किसी के को, ठीक है, उससे संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसके पीछे एक तर्क दिया। क्या तर्क दिया पता है? तो ये कहता है जो शक्ति अधिकार देती है वह अधिकार ले भी सकती है। तो यानी कि इसने तर्क दिया, जो शक्ति यानी कि अधिकार देती है तो वो अधिकार ले भी सकती है। और उस समय पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य था, ठीक है, यानी ब्रिटिश अंग्रेजी की शक्ति थी। तो यानी ये अधिकार इन्हें दे रही है कि आप पैतृक पुत्र अगर ले सकते हो। परंतु इसकी जो नीति क्या थी? इसकी नीति ये थी कि पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य हो, तो पैतृक पुत्र अगर
संपत्ति लेगा, ठीक है, पैतृक पुत्र क्या बनेगा, फिर राजा बनेगा। तो फिर इनको ये रास नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, यानी कि कुशासन के आरोप में लगाकर इन्होंने उस संपत्ति को हड़प लिया, उसके राज्य को हड़प लेते थे। तो इसी के तहत इसका जो परिणाम क्या हुआ पता है, तो इसने जो देसी रियासतों को क्या कर दिया, इसने अलग अलग भागों में बांट दिया, और जो देसी रियासतों इसने अपने बाद में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय भी किया, ठीक है ना। तो इसने किस में विलय किया, देसी रियासतों का विलय किया, जिसमें देखो आपका एक सतारा आता है, सतारा, एक जैतपुर है, ठीक है, संबलपुर है, क्या है, संबलपुर, और भगाट भी है, ठीक है, उदयपुर है, ठीक है, इसके बाद झांसी भी है, नागपुर है। दोस्तों आप ध्यान रखोगे इस चीज़ को, जो नागपुर है वो भी इसी के तहत इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसका प्रभाव क्या पड़ा पता है, इससे यह प्रभाव पड़ा कि जो भारतीयों को धार्मिक भावना आयत हुई, इससे ब्रिटिश लोगों ने जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति अपनाई थी, इससे क्या हुआ, तो लोगों के अंदर जो भावना थी, धार्मिक भावना थी, उनको इसने बहुत ज़्यादा आहत पहुंचाया, ठीक है, भारतीय भावनाओं को, यानी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया। वहीं देसी रियासतों का जो वर्गीकृत कैसा किया, इसने अतार्किक किया, कोई तर्क नहीं था इसमें, ठीक है ना। यह इसकी जो नीति थी वो कैसी थी, अनैतिक नीति थी। डलहौजी ने जो कुशासन का आरोप लगाकर अत्यधिक अनैतिक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ कि इसने क्या किया, अनैतिक तरीके से इन सबको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसके बाद ये कह रहा ना कि 1857 की क्रांति का पहला संगठित विद्रोह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या है, मेरठ है। और ये मेरठ में कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर वो है 10 मई 1857 को। कब, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, 10 मई 1857 को होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। और मेरठ में होता है, और करता कौन है, जो भारतीय सैनिकों द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, जो भारतीय सैनिक होते हैं उनके माध्यम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी आएगा तो बता देंगे, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना। इसे क्या नाम दिया गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया, ठीक है। कारण क्या था इसका, जो कुछ तत्कालिक कारण ये भी था, यानी चर्बी वाले कारतूस से उसका इस्तेमाल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो ये रहा। 10 मई 1857 आ गया वही क्वेश्चन, कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था, ये मेरठ से, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ से हुआ था, ये हुआ था मेरठ से, ठीक है। और 12 मई को ये कहाँ पर आ गए थे, 12 मई 1857 को कर्नल ट्रिपले की इन्होंने हत्या भी कर दी थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे कौन था, मंगल पांडे कौन थे, तो ये ब्रिटिश जनरल थे, नहीं, भारतीय सिपाही थे, या अंग्रेजों थे, या अवध के राजा। तो ये मंगल पांडे कौन थे, तो मंगल पांडे एक भारतीय सिपाही थे, ठीक है ना। तो मंगल पांडे कौन थे, तो ये एक भारतीय सिपाही थे, ठीक है दोस्तों। तो मंगल पांडे ने कब किया, मंगल पांडे जो थे तो भारतीय सिपाही थे, और किस में थे, तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बैरकपुर, क्या नाम है, बैरकपुर छावनी की 34वीं जो रेजिमेंट थी, ठीक है, किस सैनिक थे मंगल पांडे, ठीक है ना दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या किया, एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसका क्या नाम था, सार्जेंट क्या नाम था, सार्जेंट ह्यूसन। इसकी छाती में, यानी कि इसे गोली मारकर इसकी क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी के परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप, और गोली कब मारी थी, तो इस तारीख भी ध्यान रखना, यानी 29 मार्च
1857 में, ठीक है ना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट थी, उसके सैनिक थे मंगल पांडे के द्वारा यानी सारगेट ह्यूज सैनिक को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इसकी हत्या करने के बाद में फिर 8 अप्रैल को, कब, तो 8 अप्रैल 1857, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या मिलती है, फांसी, ठीक है। मंगल पांडे जी को फांसी हो जाती है, ठीक है, फांसी हो जाती है, ठीक है। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। चलिए, यानी इनको फांसी होगी 8 अप्रैल को, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, जो दिल्ली पर कब्जा किया था, तो कब्जा किसने किया, मैंने अभी बताया था। जो 10 मई को घटना होती है, 10 मई 1857 को मेरठ में, ठीक है, जो मेरठ के सैनिक थे उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। जो 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने, कहाँ पर, मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दिया, खुला विद्रोह कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में 12 मई को, कब, 12 मई को कर्नल रिफले, ठीक है, 12 मई 1857, कब, 12 मई 1857 को कर्नल रिफले की ये हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कर्नल रिफले की हत्या कर देते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। इसी के बाद में फिर क्या होता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दिल्ली पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद में दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और अधिकार करने के बाद में जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर सेकंड, क्या नाम लिखोगे, बहादुर शाह जफर। देखो ये ध्यान रखना, इसमें केवल एक ही बहादुर शाह लिखा है, इसलिए आप इसे टिक कर सकते हो। परंतु जब पेपर में अगर दो बहादुर शाह जफर लिखे हों तो आपको ध्यान रखना है बहादुर शाह जफर सेकंड नाम लिखा हो तो ही टिक करना, ठीक है ना। तो बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है ना। तो ये इनको क्या बना दिया, नेतृत्वकर्ता बना दिया, इनको अपना राजा चुन लिया गया, ठीक है, और इनको नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। और एक सेना नायक कौन था, तो बख्त खां, क्या नाम था, बख्त खां को सेना नायक बनाया, ठीक है, सेना नायक बनाया, ठीक है ना दोस्तों। और इन्हीं की अगुवाई में ये आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, 20 सितंबर को, ठीक है, इसके बाद ही 20 सितंबर को 20 सितंबर 1857, ठीक है, 20 सितंबर 1857 को हेनरी बर्नार्ड, क्या नाम है, हेनरी बर्नार्ड, ठीक है, और विल्सन और जॉन निकलसन, ठीक है, जॉन निकलसन ने दिल्ली में भयावह नरसंहार किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली का जो आंदोलन हो रहा था, दिल्ली में जो भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसे रोकने के लिए इन्होंने भयावह, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा नरसंहार किया, ठीक है। नरसंहार करने के बाद हम बहादुर शाह जफर और इनकी एक पत्नी थी, इनकी पत्नी यानी कि क्या नाम था, इनकी बेगम का क्या नाम था, बेगम जैतिन, ठीक है, बेगम का क्या नाम था, बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर और बेगम इनकी जीनत महल इनको बंदी बनाकर कहाँ भेज देते हैं, ये बर्मा, कहाँ पर, बर्मा भेज देते हैं, ठीक है ना। और बर्मा ये मांडली जेल में इनको भेज दिया जाता है और वहीं पर इनकी 1862 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ही फिर तो इनके 2 बेटे होते हैं, इनके 2 बेटों की हत्या कौन कर देता है, तो हडसन इनके दोनों बेटों की हत्या कर देता है गोली मारकर, ठीक है ना। दिल्ली में 2 गोली मारकर इनके बेटों की हत्या कौन कर देता है, तो हडसन कर देता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, क्या झांसी, कालपी, ग्वालियर या कानपुर, कहाँ पर हुई थी। झांसी की रानी थी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो ये इनकी मृत्यु ग्वालियर में होती है। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ग्वालियर, ठीक है दोस्तों। चलिए।
तो झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रहेगा, ये ध्यान रखना। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो ग्वालियर में। ठीक है, चलिए। जो रानी झांसी की मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने बहुत ही साहस से लड़ाई लड़ी। ठीक है, 1800 बताया जाता है 18 जून, एक डेट है 18 जून 1858, 18 जून 1858 को ह्यूरोज से लड़ते हुए, किसको, तो ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी शहीद हो गई, परंतु उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। और जिस कारण से ह्यूरोज ने क्या कहा, विद्रोहियों में एकमात्र मर्द झांसी की रानी थी। क्या कहा था, तो ह्यूरोज था ये भी तारीफ करता है और कहता है, जबकि इसी के साथ में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, वे शहीद हो जाती हैं, और यह उनकी तारीफ में कहता है कि खूब लड़ी। ठीक है ना, ये कहता है विद्रोहियों में एकमात्र झांसी की रानी मर्द थी। ठीक है, औरत होते हुए भी मर्द से ज़्यादा तेज लड़ी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इनकी तारीफ में कहता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि इसका जो राइट आंसर है, अभी आपने देखा कि जो बहादुर शाह जफर है, ये तो दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया, दिल्ली में। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई आपने देख लिया झांसी में। ठीक है, अब बचे कितने, 2 ऑप्शन बचे। कितने बचे थे, 2 ऑप्शन, नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब और तात्या टोपे। ठीक है ना, तो इन्होंने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, नाना साहब, यानी कि क्या पूछ रहा है, कानपुर में किसने नेतृत्व किया, कानपुर में किसने नेतृत्व किया, तो उनका जो राइट आंसर है वो है नाना साहेब। क्या नाम है, नाना साहेब। ठीक है ना दोस्तों, राइट आंसर क्या है, नाना साहेब। तो नाना साहेब थे जिन्होंने 1857 क्रांति में अग्रणी वीर तात्या टोपे कानपुर के। ठीक है, एक सेकंड को, क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर तात्या टोपे है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या है इसका, तात्या टोपे, नाना साहब नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो तात्या टोपे ना होकर वो क्या होगा, नाना साहब होगा। तात्या टोपे जो थे वो इनके सेनापति थे। ठीक है ना, इनके कौन थे, ये सेनापति थे। तो इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इन दोनों में से कौन होगा, क्योंकि लड़ाई तो दोनों ने लड़ी है। तो इनके ये सेनापति थे ये। ठीक है ना, तो ये कौन थे, तो ये सेनापति थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की जो क्रांति के समय पर जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो इसका ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, वेलेजली या कैनिंग या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट वो क्या है, लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो वो होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 1857 के विद्रोह में किस महिला 1857 के विद्रोह में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने वीरगति प्राप्त की। तो वीरगति किसने प्राप्त की, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हैरत महल यानी रानी चेन्नम्मा। तो वो कौन थी, इसका राइट आंसर क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अभी आपने देखा था, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश सेना ने 1857 क्रांति के विद्रोहियों को किस नीति से दंडित किया। ब्रिटिश सेना ने 1857 की क्रांति के विद्रोहियों को किस नीति से दंडित किया,
उन्हें नौकरी से निकालकर या उन्हें फांसी दी गई या उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उन्हें नौकरी से निकाला भी, ठीक है, उन्हें नौकरी से भी निकाला, उन्हें फांसी भी दी गई, क्योंकि अभी आपने देखा था यानी कि मंगल पांडे, ठीक है, उनकी संपत्ति भी जब्त की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया। अभी पिछले क्वेश्चंस में ये सॉल्व किया है। तो उन्हें कहाँ पर भेजा था, अंडमान निकोबार तो नहीं भेजा, म्यांमार या बर्मा। यानी कि पहले का क्या नाम है, बर्मा, आज का नाम क्या बोलते हैं इसे, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। यानी कहाँ भेजा, तो बर्मा। तो किस किस को भेजा था, बहादुर शाह जफर को और उनकी पत्नी जीनत महल को, ठीक है। और दोनों के 1862 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था। तो कौन था, वो लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है ना। चलिए, कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कह रहा है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किसी स्थान पर नेतृत्व किया था। तो दोस्तों अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो बेगम हजरत महल है, तो उन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया था, तो उन्होंने किया था लखनऊ में, ठीक है ना। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था। और कब से कब तक, 4 जून 1857 से 4 जून 1857 से और 1 मार्च 1858 तक, ठीक है ना, 1858 तक। तो बेगम हजरत महल, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलिए, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कारण 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना, ठीक है। कौन सा राजनीतिक कारण है, देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, यही वाली, ठीक है। और यानी गोद निषेध नीति बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसी का दूसरा नाम है हड़प नीति या गोद निषेध। क्या नाम है, गोद निषेध नीति, ठीक है ना। तो यानी कि गोद नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट है, ये भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी की कमी, अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों का अधिग्रहण, ठीक है ना, वही अधिग्रहण का मतलब हड़प, ठीक है, हड़पना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डलहौजी की नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तात्या टोपे का असली नाम क्या था। तो तात्या टोपे का असली नाम क्या था, राघोबा टोपे या रामचंद्र पांडु या नाना साहेब। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, या बाजीराव द्वितीय या नाना साहेब। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, रामचंद्र पांडे, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग नाम था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। इसमें रामचंद्र पांडे नाम दे रखा है, राघोबा टोपे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो इसमें ऑप्शंस ठीक नहीं है, पर ये वाला इसका राइट आंसर राघोबा टोपे इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। वैसे इनको रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, ये रानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ी थी। तो ये था जनरल हीरोज, ठीक है ना। जनरल हीरोज से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी, ठीक है। जनरल हीरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और कब हुई थी, 18 जून को, ठीक है ना, 18 जून। अभी हमने बताया था 18 जून, कब, 18 जून 1858, ठीक है। और हीरोज ने क्या कहा था, हमने बताया था विद्रोहियों से एकमात्र मर्द कौन थी, झांसी की रानी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांसी की रानी की 1857 की क्रांति का मुख्य आर्थिक कारण क्या था। भारी कर प्रणाली, भारतीय उद्योगों का विनाश, जमींदारी व्यवस्था। तो दोस्तों आर्थिक जो कारण था वो आपका जमींदारी व्यवस्था भी था, ठीक है ना। जमींदारी व्यवस्था जिसमें रैयतवाड़ी और
और इसमें कई सारी जो व्यवस्था होती हैं, तो जैसे रैयतवाड़ी वगैरह, ठीक है। तो ये कई व्यवस्था थी इसमें, जमींदारी व्यवस्था और भारतीय उद्योगों का विनाश और बाहरी कर प्रणाली, तो ये तीनों हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 1857 क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक शामिल नहीं था। कौन समाज सुधारक शामिल नहीं था? राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए 1857 क्रांति में इनमें से ये कोई नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह का मुख्य सामाजिक कारण क्या था? मुख्य सामाजिक कारण क्या था? जाति व्यवस्था, अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति का अपमान या सत्य प्रथा पर प्रतिबंध, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। तो देखो दोस्तों, हालांकि चारों व्यवस्था थी, चारों सामाजिक कारण थे, परंतु मुख्य रूप से पूछा जाए तो मुख्य रूप से क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति का अपमान, ठीक है ना। ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मंदिर और मस्जिदों पर क्या लगा दिया था? कर लगा दिया था। दूसरी बात, इन्होंने संस्कृति का अपमान भी किया था, उन्होंने अपनी संस्कृति को खराब, इन्होंने भारतीय संस्कृति को खराब बताया था और अपनी संस्कृति को उन्होंने अच्छा बताया था। वहीं ये क्या चाहते थे, जो पाश्चात्य संस्कृति है उसे भारत पर थोपना चाहते थे, ठीक है ना। इसे भारत पर थोपना चाहते थे, ये इनका मूल उद्देश्य था। दूसरी बात, जो इनके जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी, वो भारतीयों का जबरन धर्मांतरण कर रहे थे। तो ये कई कारण हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो ये रहा, ये कह रहा है 1857 के विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? प्रभावी नेतृत्व की कमी, ठीक है ना, आधुनिक हथियारों की कमी और भारतीय राजाओं का समर्थन ना मिलना, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें जो भारतीय राजा थे उनका समर्थन ना मिलना, ये भी एक प्रमुख कारण है। अभी हमने देखा था जैसे सिंधिया, ठीक है, पंजाब, मद्रास की कुछ रियासतें भी थी, ठीक है ना। तो जो भारतीय राजा थे जैसे सिंधिया खानदान, ठीक है, तो ये इनका क्या नहीं मिला था? समर्थन नहीं मिला था। हाँ, दूसरी बात, प्रभावी नेतृत्व की कमी थी, ये भी इसमें, ठीक है ना। नेतृत्व करने वाला प्रभावी नहीं था, ठीक है, नेतृत्व ठीक से नहीं हो पाया। जैसे कि देखा होगा आपने, जो दिल्ली में हुआ था, यानी कि बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करता बनाया, ठीक है ना। तो नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी थी और एक साथ नहीं हो पाया था, ठीक है। ये आंदोलन एक साथ शुरू नहीं हो पाया। शुरू करने की जो डेट थी वो 31 मई थी, परंतु हुआ कब? 10 मई को, ठीक है ना, 10 मई को शुरू हुआ। तो इसके बाद में अगर देखा, आधुनिक हथियारों की कमी थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास क्या थे? बंदूकें थी, राइफलें थी अच्छी अच्छी, पर भारतीयों के पास नहीं थी, ठीक है ना। जो भारतीय थे उनके पास नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था? तो म्यांमार भेजा था, यानी कि बर्मा, पुराने समय का क्या बोलते हैं? बर्मा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या है? रंगून, रंगून म्यांमार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा 1857 क्रांति को ब्रिटिश इतिहासकार ने क्या कहा? ब्रिटिश इतिहासकार ने क्या कहा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह या महान क्रांति या सामाजिक आंदोलन। तो इसका आंसर आपको देना है, हालांकि ये सभी चीज़ें, पर इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने ग्वालियर पर कब्जा किया? ठीक है। और चलिए दोस्तों, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, समय बीता जा रहा है, 44 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी ये वाला जो क्लास है बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद है ना, इसके बाद हम कल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में हम कल देखेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में हम कल से देखते हैं, ठीक है, कल शुरू करते हैं इसे। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें डिटेल डिस्कशन किया है हमने, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी समय पर, ठीक है ना। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।